हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हो हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो गए रशिया सेंट पीटर्सबर्ग फॉर ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग के लिए, राइट। लेकिन अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, पुतिन से बात बात हुई होगी, ऑल दैट इज फाइन। लेकिन यहाँ ये मिलते हैं वांग यी से। वांग यी इज कंसिडर्ड एज डायरेक्टर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इनको बहुत सारी नॉलेज है। यही लगभग चाइना की फॉरेन पॉलिसी में बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब ये तो हमने किया, यहाँ पर ये बात करते हैं डिसएंगेजमेंट की। लेकिन अब आप इसको इंडिया के रीसेंट स्टेटमेंट्स के साथ कनेक्ट करोगे तब एक लार्जर अंडरटोन समझ में आएगी। लार्जर अंडरटोन क्या है? देखो, इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में जो स्टेटमेंट्स आते हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे एस जयशंकर अभी जिनीवा के एक डिस्कशन में बोलते हैं कि इंडिया चाइना बॉर्डर पर 75% ऑफ डिसएंगेजमेंट ऑलरेडी हो चुका है। इनसे वैसे पूछा गया था कि आपको क्या लगता है माई बाप, चाइना ने प्रॉब्लम्स बहुत क्रिएट की बॉर्डर पर, तब ये ऐसा रिटर्न में जवाब देते हैं। और इन दोनों के स्टेटमेंट्स के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है, जिसको फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी आज कंफर्म किया है, कि कहीं ना कहीं हो सकता है जो दो डिसएंगेजमेंट के पॉइंट्स हैं, 25% वाला जिस पर डिसएंगेजमेंट अभी नहीं हुआ है, हो सकता है ये भी बहुत ही जल्दी फिनिश हो जाए। अब ये इंडिया के लिए क्यों जरूरी है? देखो, इस रशिया की मीट से ना बहुत कुछ चीजें क्लियर हो रही है ग्लोबल लेवल पर। और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इंडिया चाइना के इश्यूज एंड ग्लोबल इश्यूज आर कनेक्टेड। ग्लोबल इश्यूज में क्या हो रहा है? दो वॉर चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर और मिडिल ईस्ट हमास का वॉर। यूक्रेन वॉर में चाइना हर पार्टी को वेपन सप्लाई करता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसको ये पता करना है कि मेरे वेपन्स यूएस के खिलाफ टिक पाएंगे या नहीं। वो ट्रायल एंड एरर से पता चलेंगे और साथ में पैसा कमाने से। तो दैट्स व्हाई दे आर ट्राइंग देयर वेपन्स हियर, ठीक है। अब अब जब तक यूएसए यूक्रेन में एंगेज रहेगा तब तक ये ताइवान को उतना स्ट्रॉन्ग तरीके से सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, दैट्स ट्रू। अब इसके साथ साथ एक और बात है, हमास का वॉर। ऐसा कहा जाता है कि हमास इज अ रोग एजेंट ऑफ कोर्स ऑफ ईरान, नॉन प्रॉक्सी एजेंट ऑफ ईरान। और ईरान किसके डायरेक्शंस पे काम कर रहा है? चाइना के डायरेक्शंस पे। चाइना वांट्स टू क्रिएट दिस इंस्टेबिलिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड, और इंडिया यहाँ पे एक ऑपोजिट रोल प्ले कर रहा है। इंडिया क्या बोल रहा है? पुतिन के पास गया, पीस वीस की बात की, सो दैट ये जो यूएस है इसका मेन जो एरिया है, फोकस है, वो इंडो पैसिफिक में बना रहे। हम बार बार यूएस को बोल रखे हैं आपका जो मेजर चैलेंज है दैट इज चाइना, हमारा भी मेजर चैलेंज चाइना ही है, राइट। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट एक तो हम ये पीस की बात करते हैं, ठीक है। इसराइल और हमास के केस में ऑल्दो देयर इज लेस स्कोप फॉर इंडिया, लेकिन अब वहां भी ये ऐसी कुछ चल रही है डेवलपमेंट। अब यहाँ पर क्या है कि इंडिया साथ में चाइना को बोलता है कि अब आपने जो दो पॉइंट्स है जिन पर डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है गलवान के बाद से, 2020 के बाद से, जिन पे स्टैंड ऑफ्स हैं, पेट्रोलिंग बॉर्डर के सिक्योरिटी फोर्सेस के इश्यूज हैं, उनको भी आप रिजोल्व करो, ठीक है। तो ये एक प्रेशर बनाने का तरीका था कि अब जो तुम चाह रहे हो कि डिसेबिलिटीज क्रिएट हो, इंस्टेबिलिटीज क्रिएट हो वर्ल्ड में, उससे कुछ खास होने जाने वाला है नहीं। अब आप देखो, ये 5 पॉइंट्स हैं गलवान के स्टैंड ऑफ के। 2020 में यही 5 पॉइंट्स पे स्टैंड ऑफ हुए। यहाँ प्रोमिनेंटली जहां हमने अपने 20 सोल्जर्स को लूज किया, गलवान रिवर के अक्रॉस एक वैली है, क्योंकि हम गलवान रिवर के अक्रॉस, ये आपकी रिवर फ्लो हो रही है ऐसे बॉर्डर के अक्रॉस, यहाँ हमने एक रोड बनाई थी, राइट, दौलत बेग ओल्डी के नाम पर ही। अब हॉट स्प्रिंग्स है, पंगोंगसो है। पंगोंगसो का डिसंगेजमेंट तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। यहाँ कहीं पर कैलाश मानसरोवर है, राइट। अब पंगोंगसो में फिंगर्स है, मेजोरिटी आप देखो, ये आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इंडिया और चाइना के बीच में। 40% एरिया यहाँ आता है, लगभग 60% एरिया इस तरफ आता है चाइना के पास, पंगोंगसो की नॉर्थ बैंक का। तो पंगोंगसो पर एक्चुअल में फिंगर 4 तक ही हमारा इंडियंस का कंट्रोल है। उसके बाद एरियाज डिस्प्यूटेड है फिंगर 8 तक, राइट। यहाँ तो एक एक इंच की टेरिटरी ऐसी हो जाती है कि बिल्कुल गिव और टेक टाइप, डू और डाई टाइप। और इसके बाद की जो टेरिटरीज है वो चाइना की है। अब यहाँ डिस्प्यूटेड रीजन था और चाइना पूरी तरीके से यहाँ आ जाता है। अब रिटर्न में हम अपनी विजय बटालियंस की हेल्प से पीक्स एक्वायर कर लेते हैं कैलाश मानसरोवर की, और तब यहाँ पे स्वैप होता है। चाइनीज बोलते हैं हमारा कैलाश मानसरोवर का पीक छोड़ दो, हम इन एरियाज का एक्सेस आपको दे देंगे। हम बोलते हैं ठीक है। लेकिन नॉर्दर्न मोस्ट और सदर्न मोस्ट पॉइंट, दौलत बेग ओल्डी के पास वाला दिपसांग प्लेन्स एंड देमचोक सेक्टर पर, ये दो पॉइंट्स है जहां पर डिसएंगेजमेंट होना अभी भी बाकी है। तो अब इसके लिए क्या किया जाएगा? कैसे ये डिसएंगेजमेंट होगा पूरा कंप्लीट? क्या क्या इसमें कुछ निटिग्रिटीज हैं, इन एरियाज की इंपॉर्टेंस क्या क्या है, और इसके लिए इंडिया क्या फ्यूचर में कर सकता है? लेट्स सी ऑल ऑफ दैट। इसके पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, यूपीएससी और बीपीएससी के कोर्सेज ये पटना से ओपन हो रहे हैं। और ये आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप पटना में पढ़ रहे हो, बिहार में पढ़ रहे हो, तो आप काउंसलिंग के लिए पटना सेंटर में आ सकते हो, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ओवरऑल आपको गाइडेंस मिल जाएगी। करोल बाग में इंग्लिश मीडियम की क्लास चलती है फाउंडेशन की, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम की चलती है, एंड प्रयागराज में हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम की फाउंडेशन की क्लास चलती है। दिस इज नॉट जस्ट फाउंडेशन, दिस इज सॉर्ट ऑफ फाउंडेशन प्रो, जहां पर आपको करंट अफेयर्स, सीसैट, ऐसे
एंड टेस्ट का भी एक्सेस इसी के साथ में मिल जाएगा, बिकॉज दीज आर वेरी क्रूशियल फॉर योर प्रिपरेशन। और कैसे अपनी प्रिपरेशन को एक बैलेंस रखना है, कैसे एक राइट डायरेक्शन में जाना है, इसके लिए मेंटरशिप का भी कंपोनेंट अवेल हो जाएगा इन दी सेम कोर्स, राइट। तो आप यहाँ पर देख लो, ये सारे फीचर्स हैं। इंक्वायर करना हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक कर लेना। अन अकेडमी ऐप इंस्टॉल करना फॉर अपडेट्स, फॉर करंट अफेयर्स मटेरियल, अगेन डिस्क्रिप्शन में ही लिंक है, लिंक को क्लिक कर लेना, ठीक है। बेस्ट तो यही होता है कि वैसे काउंसलिंग के लिए यहीं आ जाओ, जैसे करोल बाग सेंटर आ जाओ, प्रयागराज में आ जाओ, या फिर दिल्ली के मुखर्जी नगर में आ जाओ, ये बेस्ट होता है। तो ये भी आप सोच सकते हो, पेरेंट्स के साथ भी आ सकते हो। नाउ लेट्स जस्ट कनेक्ट द स्टोरी ऑफ देपसांग टू 1962 वॉर, क्योंकि वहां से कनेक्टेड है। 1953 में चाइना डिसाइड्स दैट आई विल बिल्ड अ रोड हियर, G219, जो आपके अक्साई चिन को यहाँ पर बीच से ट्रैवर्स करेगा और जिंजियांग और तिब्बत को कनेक्ट करेगा, राइट। अब हमें लगा झटका जब हमें 56 में ये पता चला, 3 साल बाद तो पता चला है भाई कि ये क्या कर रहा है चाइनीज, हमारे सामने हिंदी चीनी भाई भाई बोलते थे और पीछे से हमारी टेरिटरी पे लैंड बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं। तब हम कुछ पॉलिसीज लेना स्टार्ट कर देते, जैसे 59 में दलाई लामा आते हैं तो हम उनको शरण दे देते हैं, कोई बात। अब 62 में तो वॉर ही छिड़ गया। वॉर के टाइम पीरियड पर देपसांग प्लेन्स को मोस्टली चाइनीज अक्वायर कर चुके हैं। अब जब अक्वायर कर चुके हैं तो डिस्प्यूट किस बात का, ये देखो आप, ये आपकी लोकेशन है देपसांग प्लेन्स की, और डिस्प्यूट यहाँ इस रीजन का है। कैसे, ये जो आप रेड लाइन देख रहे हो, दिस इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विच वॉज ड्रॉन अप आफ्टर 1962 वॉर। ये डिफेक्टो कंट्रोल की लाइन है और यहाँ एक बल्ज है। सो देपसांग प्लेन्स में इंडिया हैज अ बल्ज। बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत एडवांटेजियस बल्ज है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वी कैन हैव एक्सेस समडे टू G219 रोड, यहाँ से फटाफट भाग के आएंगे वॉर के टाइम पीरियड पे और चाइनीज को वल्नरेबिलिटी रियलाइज करवा देंगे। फार फेच ड्रीम है। बहुत लोग बोल रहे हैं डिसएडवांटेज है। कैसे डिसएडवांटेज है? क्योंकि यहाँ पर आपको एक्सेस ही प्रॉपर नहीं है। अगेन वही बात, हमारी ऑस्ट्रिच जैसी पॉलिसी, बच्चे बोल रहे थे ना कि ऑस्ट्रिच का मुंह जैसे हम सैंड के नीचे घुसा देते हैं, वैसे इंडिया ने घुसा दिया था सैंड के नीचे अपना सिर और बोल दिया था कोई प्रॉब्लम है नहीं, डेटरेंस बाय डिनायल, राइट। मतलब डेवलपमेंट करना ही नहीं है इन एरियाज में, डेवलपमेंट किया और चाइनीज गलती से घुस गए तो उनको सब कुछ मिल जाएगा, खाना पानी डेवलपमेंट, राइट। तो इसलिए करना ही नहीं है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर हमारी आर्मी का एक्सेस और वीक पड़ गया। ये मैं आपको समझाऊंगी इस डायग्राम से। ये देखो, ये वही LAC का बल्ज वाला एरिया है और यहाँ इसके पीछे जस्ट साउथ में ये एक वाई जंक्शन है, एक फिजियोग्राफिक रीजन है। इसको मैं आपको और अच्छे से दिखाती हूँ। ये आप देखो, यहाँ ये जो रेड लाइन है, अगर मैं इसको ड्रॉ करती हूँ तो आप देखो ऐसा एक वाई जंक्शन ड्रॉ हो रहा है, राइट। वाई बन रहा है और यहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। अब ये जो आपका एरिया है, पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13, जहां पर हम हमेशा से डेकेड से पेट्रोल किया करते थे, अब वहां पर जाने के लिए ना आपको रोड चाहिए। अब वहां व्हीकल्स पहुंचाने ना, जीप्स पहुंचानी है, आर्मर्ड व्हीकल्स पहुंचाने हैं। अब वो रोड है नहीं, रोड बहुत ही पतली है, बिल्कुल सकड़ी सी है, जहां पर व्हीकल्स नहीं जाते, सिर्फ आदमी जा सकता है और वो भी बाय फुट। तो सोल्जर बाय फुट जाता है और जैसे ही वो इस एरिया के पास में पहुंचना चाहता है थ्रू द हेल्प ऑफ दीज आप देख रहे हो, तो वहां चाइनीज एक्सेस को डिनाई कर देते हैं। इन्होंने कुछ सर्विलेंस बिठा रखा है लगता है। अब ये प्रॉब्लम है, आप देख रहे हो जो पीएम मोदी बोल रहे थे कि पार्लियामेंट में, दैट देखो बहुत लोग क्या क्लेम करते हैं कि लद्दाख में दिल्ली की साइज का एरिया किसने ले रखा है, चाइना ने, ठीक है, लैंड एरिया। और गवर्नमेंट हमें गुमराह कर रही है, बताती नहीं है कि कितना एरिया चाइना ने ले रखा है। अब उसके 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 आंसर में पीएम मोदी ने बोला था पार्लियामेंट में दैट नॉट इवन एन इंच ऑफ टेरिटरी हैज बीन टेकन ओवर बाय द चाइनीज। वो इस सेंस में बोला था कि यहाँ इस टेरिटरी में चाइनीज ने कंट्रोल एस्टैब्लिश नहीं किया, बस पेट्रोलिंग पॉइंट्स को डिनाई किए जा रहे हैं सो दैट फ्यूचर में ऐसा कर सके, राइट। तो ये भी कंसर्न्स वाला तो है, लेकिन दोनों जगहों के जो पॉइंट्स हैं फैक्शंस की, वो सही है। इसके अलावा आप मेरे बारे में जानना चाहते हो, ये QR कोड को स्कैन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, अच्छे से आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस मिल जाएगी फॉर द प्रिपरेशन। किस दिन मैं आपसे अपनी स्टोरी शेयर करूंगी, हाउ आई लॉस्ट यूपीएससी बाय 2 मार्क्स। ऑल्दो मतलब ये आपके लिए लेसन होगा कि क्या नहीं करना है यूपीएससी में डिस्पाइट गिविंग ऑल ऑफ द एफर्ट्स। तो मतलब वैसे वो रिग्रेट की बात होती है लाइफ टाइम की। अब आप देखो डेमचौक, डेमचौक इज कॉल्ड एज डेमचौक, मतलब यहाँ पर डेमचौक बुद्धा का निवास हुआ करता था, तो बुद्धिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। हिंदूज इसको कंसिडर करते हैं छोटा कैलाश। एक बॉर्डर के पास कैलाश मानसरोवर है, दैट इज बड़ा कैलाश, ये छोटा कैलाश है, इसलिए इसको अबॉर्ड ऑफ शिवा भी माना जाता है, ठीक है। 62 वॉर की फाइटिंग कुछ कुछ यहाँ भी हुई थी। अब प्राइमरली यहाँ एक विलेज है जिसका नाम है दिमचौक, जहाँ पे 60-70 लोग रहते होंगे। तो यहाँ डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, वही ऑस्ट्रिच वाली फिलोसफी याद है, रेत के अंदर सिर घुसा दो, बोलो प्रॉब्लम तो गायब। अब वही डेवलपमेंट यहाँ भी नहीं हुआ फिर। लेकिन यहाँ पर चाइनीज ग्रेजिंग राइट्स जो है लद्दाखी इसके, उनको डिनाई करते हैं। कुछ टाइम पहले आपने पढ़ा होगा, सोनम वांगचुक वाज प्रोटेस्टिंग फॉर गिविंग 6th शेड्यूल स्टेटस टू लद्दाख। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे भैया? क्योंकि उनको पता था लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, और लोग प्रॉब्लम्स काहे को फेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उनकी लैंड का एक्सेस भी उनसे छिनता जा रहा है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है। अब सेंटर की पावर के टाइम पर बहुत बार स्टेट्स के जो कंसर्न है, जैसे लद्दाख के लोग के कंसर्न हो सकता है वो हाईलाइट ना हुए हो, दैट्स व्हाई पीपल वर एंग्री।
और इसी के साथ साथ यहाँ पर चाइनीज और अंदर ग्रेजिंग राइट्स आपके डिनाई किए जा रहे हैं और अपने लोगों को ग्रेजिंग राइट्स दिए जा रहे हैं। यही होता है साइकोलॉजिकल सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी। उसके बाद ये धीरे धीरे स्लाइस करते करते आपके एरियाज को लेते जाएंगे और आपकी जो कनेक्टिविटी है विथ लहूल एंड स्पीति रीजन ऑफ हिमाचल उसको ही डिनाई कर देंगे। जैसे यहाँ से लद्दाख और लहूल एंड स्पीति की जो कनेक्टिविटी उसको डिनाई कर देंगे। इससे ये लद्दाख में और ज्यादा इंग्रेस कर सकते हैं। ये इनका आइडिया है, लेकिन आप देख ही रहे हो अभी वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि इन एरियाज पर भी डिसएंगेजमेंट हो जाए। 24 राउंड ऑफ कोर कमांडर टॉक्स तो हो चुकी हैं, तो हो भी जाए, हो सकता है एंगेजमेंट, लेकिन फ्यूचर के लिए क्या है लेसन हमारे लिए कि ये सब चीजें ना हो फ्यूचर में। सबसे पहले डिसएंगेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि एक असर्टिव स्टैंड रखा जाए जिसकी वजह से स्टैंड ऑफ आए ही ना। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बहुत बार समझाया चाइनीज कंसिडर आरसेल्व्स एज वीक। क्यों कंसिडर करते हैं? क्योंकि इंडिया के माइंडसेट में हमारा इकोनॉमी और मिलिटरीली वीक होना बहुत ज्यादा वेल इस्टेब्लिश्ड है। तो हमें लगता है कि हमें चाइनीज से नहीं वो होना चाहिए। जैसे 2013 के आसपास स्टैंड ऑफ हुए, यही आपका देपसांग के इधर एक बर्ड से रीजन है वहां पर, ठीक है, और उससे इन्होंने हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर अगेन हमें एक्सेस डिनाई करने की कोशिश की। तो हम बैनर लेके इनके सामने सफेद सफेद बैनर लेके खड़े हो जाते थे कि तुम हमारे एरिया में आए हो, चले जाओ यहाँ से। ठीक है, मतलब ये दिखा रहे हैं कि हम जानते हैं कि तुम हमसे ज्यादा स्ट्रांग हो, इसलिए हम तुमसे भिड़ नहीं रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि बेवकूफी की तरफ भिड़ जाओ, लेकिन यू हैव टू मेक दिस वेरी स्ट्रांग इन पब्लिक नैरेटिव कि इंडिया इज वेरी सीरियस अबाउट इट्स न्यूक्लियर वेपन्स, राइट। अगर हमारी फोर्सेस पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड रिवाइज आर न्यूक्लियर पॉलिसी डॉक्ट्रिन। ये ऐसे ही बिना सोचे समझे नहीं बोल रही हूँ, बहुत सोच समझ के इसका सोल्यूशन निकाला है। न्यूक्लियर पॉलिसी डॉक्ट्रिन को रिवाइज करो और ये बोलो कि अगर हमारी फोर्सेस पर, अभी डॉक्ट्रिन में क्या है, हम फर्स्ट यूज करेंगे अगर हमारी फोर्सेस पर कहीं पर भी केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन अटैक होता है। अब बोलो कि अगर हमारे एरिया में कोई अंदर आता है, घुसता है हमारी बॉर्डर के अंदर, और हमारी फोर्सेस पर कोई मेजर अटैक प्लान करता है, ठीक है, मेजर हम डिसाइड करेंगे हमारी डिग्री के हिसाब से, सो दिस हैज टू बी केप्ट सब्जेक्टिव, तब हम न्यूक्लियर वेपन्स का फर्स्ट यूज कर सकते हैं और अपने नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन को तोड़ सकते हैं। इससे कि एक डेटरेंस क्रिएट रहेगा, because you have to ensure peace by deterrence as has been the general norm in the last century and maybe in this century as well। बाकी आपको इस टॉपिक के बारे में क्या लगता है जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।